अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाजरीन, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ इस्लामाबाद के सेक्टर 88 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके इंतकाल पर पूरी कौम गमज़दा है और सरकारी सतह पर सोग मनाया जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बेपनाह और नाकाबिले फरामोश खिदमात को मुल्क भर में ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला भी जारी है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए गिरां कद खिदमात सर अंजाम दी। उनकी कोशिशों से पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत बना, बल्कि भारत को भी खुली जाहिलियत से रोक दिया। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जोहरी टेक्नोलॉजी की मुबैना मुंतकिली से मुतालिक एतराफ़ के बाद उन्हें 2004 से 2009 तक गैर एलानिया नज़रबंदी का भी सामना करना पड़ा। ताहम 2009 में अदालती अहकामात के बावजूद मोहसिन पाकिस्तान को अपने रिश्तेदारों दोस्तों से मिलने और मर्जी की ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी ना मिल सकी। इसी से मुतालिक आज का हमारा पहला और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमात का आपके ख्याल में बेहतरीन एतराफ़ क्या हो सकता है? देखें, एक तो बहुत ही अफसोसनाक खबर थी पूरे पाकिस्तान के लिए, मोहब्बत वतन पाकिस्तानियों के लिए। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर एक टेक्नोलॉजी दी और उसके बाद पाकिस्तान को दुनिया की न्यूक्लियर मुल्कों में साफ में खड़ा किया, और वाहिद इस्लामिक ममालिक है जिसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, और जो 28 मई 1998 को एक भारत को मुंह तोड़ जवाब दी थी धमाकेदार के, वो सब दुनिया को मालूम है। आई थिंक अफसोस की बात यह है कि जब कुछ चला जाता है तो हमें उसकी अच्छाइयाँ भी नजर आती हैं। जब वो जिंदा थे उस तरह एंड के आखिरी अयाम में उनका ख्याल नहीं रखा गया। उनको आई थिंक हुकूमती सतह पर बहुत ज़्यादा पिज़राई चाहिए थी, इलाज मुआवजे की सहूलत चाहिए थी, जो भी हम उनको कर सकते हैं वो करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब जब वो दुनिया में नहीं रहे हैं तो मेरे ख्याल में रिकग्निशन के लिए हमें बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंस्टीट्यूट डॉक्टर कदीर के नाम से बना सकते हैं। उसके बाद हम एक यूनिवर्सिटी उनके नाम पे बना सकते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर कदीर मेडल्स, डॉक्टर कदीर के आप ये जो होता है स्कॉलरशिप्स आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। और मैं तो सबसे अहम बात कहूँगा कि निसाब की किताबों में एक चैप्टर उनके लिए ज़रूर होना चाहिए, जिसमें हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को पता हो कि मोहसिन पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान को मजबूत बनाने में किसका हाथ है, न्यूक्लियर उन्होंने टेक्नोलॉजी कैसे ली, कैसे उन्होंने इब्तदाई ज़िंदगी उतारी, कैसे वो भोपाल से आए, कि क्या तकलीफ़ उठाई, उसके बाद वो कैसे बाहर पढ़ने गए, तमाम उनकी जो ज़िंदगी के हैं वो चीज़ें शामिल की जाएं। आई थिंक इससे बड़ा ट्राइब्यूट हम उनको नहीं दे सकते हैं। और साथ ही साथ ज़ाहिर है जो उनका जो भी वहाँ पर कब्र है उसको जितना बेहतर बनाया ताकि लोग जब जाएँ तो उनको पता चले कि ये मोहसिन पाकिस्तान की कब्र है जिसने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। और यकीन करें, अगर 1971 में हमारे पास न्यूक्लियर हथियार होते तो कभी भी बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान हम चला था ना इंडिया कर सकता। तो ये वो है खिदमात जो उन्होंने अदा की हैं, हमें सबको उनको सल्यूट करते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनकी जवारे रहमत में जगह दे, उनकी मंजिलें आसान करे और करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। जी अयाज साहब। दुआ, मुझे वो माहौल याद है आज भी जब इंडिया ने एटमी धमाके किए। खैर ये स्ट्रगल तो डॉक्टर साहब की बहुत पहले उससे शुरू हो गई थी, और वहाँ से कुछ बयानात आना शुरू हो गए थे कि बस अब कश्मीर पे पूरा कब्ज़ा कर लेना है, अब पाकिस्तान को हमने नहीं छोड़ना, ईंट सेंट बजा देनी, इस तरह की चीज़ें वहाँ से शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर जब हमारे एटमी धमाके हुए और वो ज़माने खामोश हो गई, और नो डाउट ये टेक्नोलॉजी भी फार बेटर थी इंडिया से, आज भी फार बेटर है। इंडिया के हालात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन खामोशी इसलिए है कि ज़ाहिर है वो इकनॉमिक पावर है। मुझे याद है वो भुट्टो साहब कहा करते थे कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। और बदकिस्मती ये है कि हमने एटम बम बनाने के बाद घास खाना शुरू कर दी, कि हमने वो इकनॉमिकली मेरे ख्याल दुनिया की कमज़ोर तरीन इकनॉमिक पावर अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। ये बिल्कुल ठीक है, ये डेटरेंट ऐसा है कि इंडिया को ज़रूरत नहीं हुई उसके बाद हमारे साथ जंग करने की, लेकिन हमने इकनॉमिक एंड पे कुछ नहीं किया, हमने चीज़ों को ख़राब ही किया है। और ये बिल्कुल एतराफ़ क्या हो सकता है उस हवाले से ब्रिगेडियर साहब बहुत सी चीज़ें बता चुके हैं।
सबसे बड़ा इतराफ़ तो ये हो सकता है कि किसी और मोहसिन के साथ ये सलूक ना किया जाए मुस्तकबिल में, जो हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ किया। शख्सी कमज़ोरियाँ सब में होती हैं, बिल्कुल वो हर बंदे में है, और बड़े लोगों में बाज़ दफ़ा थोड़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन इतना बड़ा काम जिसने किया हो, जिसने जो बानी था इस प्रोग्राम का, उसको हमने फांसी पे लटका दिया, और जिसने ये धमाका हमें करके दिया, उसके साथ जो सलूक हम आखिर दम तक करते रहे, वो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि किसी कौम की बदकिस्मती, मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। और कोई बेवफा कौम अगर को दुनिया में हो सकती है तो वो हमारी कौम हो सकती है, जिसने अपने मोहसिन के साथ ये सलूक किया। तो डॉक्टर साहब इससे बहुत बेहतर, बहुत बड़े सलूक के वो हकदार थे जो उनको नहीं मिला। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इस मुआशरे से, इस रियासत से, कि खुदारा मुस्तकबिल में किसी बड़े हीरो के साथ ये सलूक ना करें। शायद डॉक्टर साहब को भी सुकून मिल सके कि हाँ, मेरे बाद मेरे से तो जो होना था हो गया, उसके बाद किसी से इस तरह का सलूक नहीं हुआ किसी कौमी हीरो के साथ। जी आमिर साहब। देखें जी, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, और वो यकीनन उनके अच्छे बंदों की जगह में मौजूद हैं, और एक बेमिसाल हीरो, अनडिस्प्यूटेड हीरो, और जिस पे हर बंदे का दिल गमज़दा, एक तो उनकी डेथ पे, और इनकी सारी हिस्ट्री ही ऐसी है। जब पाकिस्तान आए, भुट्टो साहब ने फिर जगह दी, फिर ज़ियाउल हक ने, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज़ शरीफ, कौन सा हुक्मरान है जो इनके साथ नहीं चला। लेकिन जब हम 9/11 पे ताउन कर चुके थे, तो अब 9/11 के बाद जो हमारी रियासत के सरबराह आए हैं, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसियों से ऐलान ला ताल्लुकी किया और कहा 40 साल में जो हमने बोया हम वो काट रहे हैं। तो सबसे पहला इतराफ़ तो ये होना चाहिए कि इनसे जो सज़ा के जो इतराफ़ कराया गया था उसकी वजाहत आनी चाहिए। जब हमने सरकारी इजाज़त के साथ दफन कर दिया, और इसमें शेख रशीद का बड़ा क्रेडिट है, वो दौड़े भागे और ये सरकारी इजाज़त के साथ उनको दफनाने की इजाज़त ली, इसका ऐलान किया, परचम को सिरनगू किया। मतलब वो एक अवामी आदमी है, और उसको पता था कि ये अवाम किस तरह वहाँ जनाजे में पहुँचेंगे, और लोग तदफीन में पहुँचे। असद उमर ने ट्वीट किया कि मैं जनाजे के बाद जा रहा हूँ, और 1 मील हो गया, लोग पैदल जा रहे हैं रास्ते में, कि अभी तक कि जनाजा हो भी चुका है। तेज़ बारिश थी इस्लामाबाद में कल, तो ये था। अब इतराफ़ की बात यह है कि हमने पाकिस्तान में बनाए क्या, पहले हमने पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ बनाए सियासी पार्टियां, फिर हमने मजहबी अकायद पे फ़िरके बनाए, फिर हमने गांव की बुनियाद पे वहाँ मस्जिदें बनाई। मुकाबले में हमारे कौन खड़ा है? डॉक्टर कदीर की वजह से मैं मिसाल दे रहा हूँ, इंडिया। उन्होंने सिर्फ NRIs बनाए, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। उनकी मिसाल सिर्फ एक होती है, और हम पार्टियों में बटे हुए हैं, हम मजहबी फ़िरकों में बटे हुए हैं, या दाल रोटी यहाँ जिस तरह मस्जिद गांव में मौलवी खा पी रहे हैं और सियासतदान कर रहे हैं, ये सब एक ही हैं, उसमें एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वही हमने सलूक किया। आज इंडियन कांग्रेस में जाएं तो आपको इंडियन अमेरिकन मिलेंगे हर कांग्रेसमैन के साथ। मतलब मैं इंडिया की मिसाल दे रहा हूँ, आप जहाँ मर्जी चले जाएं, हमारे वीज़े रिजेक्ट होते हैं अबू धाबी में, चाहे वो कनाडा का हो, वो यूरोप का हो, वो ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से गए हुए पासपोर्ट्स हो हमारे, वहाँ सब इंडियंस बैठ के राज कर रहे हैं, और हमारे हर जगह पे रुकावट, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स पे। नंबर 1 तो हमारी पॉलिसी में एक शिफ्ट आना चाहिए कि हमें अपने स्टूडेंट्स को दुनिया भर में भेजना है। ये जो तालीम के नाम पे कट लगा के HEC के स्कॉलरशिप्स को ज़ीरो किया गया, बहुत बड़ा जुल्म हुआ। आप लोगों को भेजेंगे नहीं, और फिर ऊपर से पाख ये लगा देते हैं आपने वापस आना है, इतने साल नौकरी करनी है, वरना इतने जुर्माने देंगे। अरे भाई, आपके पास है क्या PhD को देने के लिए? एक अलाउंस, और नौकरी तो देते नहीं वापसी पे आके, मुकाबला कराते हैं, चपड़ासी से बड़ा आया तो डॉक्टर बिजली करके आया, हम उनकी बेइज्जती करते हैं। हमें बैसियत कौम कुछ फैसले बदलने होंगे कि हम जहां अपने आप को कहते हैं कि जी ये करना है वो करना है, तो हमें सबसे पहले अपनी एजुकेशन पे, डॉक्टर साहब के लिए सबसे बड़ा खजाज अकीदत ये होगा कि इस मुल्क के लिए तालीम का सिस्टम ठीक किया जाए। अगर एक शख्स वो बाहर से टेक्नोलॉजी ला के, ड्राइंग्स ला के जहनी तौर पे आपको एटम बम दे सकता है, तो ये कौम वो है जो सब कुछ कर सकती है, कर रही है। बेमिसाल मिसालें हैं हमारे पास, बेशुमार हैं। लेकिन असल बात यह है कि मिनासिल कौम, हमें ये डॉक्टर साहब से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और उनको खराज अकीदत पेश करने का जरिया यह है कि हम तालीम के लिए अपने आप को वक्फ करें, हमारे बच्चों को तालीम पाकिस्तान के अंदर जितने अच्छे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं करें, लेकिन बाहर खुदारा लोगों को स्कॉलरशिप दें, किसी भी तरीके से निकालें ताकि जाके पढ़ें, और उन पर शर्तें मत आयद करें। जी फैसल साहब।
देखिए, आज हम एक माशी तौर पे कमज़ोर होने के बावजूद भी जो है अगर महफूज है, अगर आज हम अपनी से बड़ी ताकत की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जो है वो डॉक्टर कदीर खान को जाता है। कदीर खान से बड़ा आदमी इस 74 साल पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं पैदा हुआ। ना सिर्फ कोई पैदा नहीं हुआ बल्कि वो एक ऐसे माशरे में पैदा हुए कदीर खान जो कैतुल अजाल का शिकार था। अगर आप साइंस की दुनिया में बात करें, कुछ अगर आप बात करें कि पाकिस्तान के क्रेडिट के ऊपर क्या है, क्या चीज़ बनाई, तो इस कदीर खान के अलावा हमें और बंदा जो है वो शायद ढूंढने से नहीं मिलेगा। अरे कदीर खान साहब कहते थे कि मैंने अस्करी तौर पे जो है वो पाकिस्तान को जो है वो महफूज बना दिया है, दिफाई तौर पे महफूज बना दिया है। अब ये पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो इस तरफ से बिल्कुल जो है वो लाताल्लुक होके, बेफिक्र होके जो है अब वो माशी महाज पर, माशी बुनियादों पर पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए जो है वो काम करे। तो हमारा जो फेलियर हुआ वो माशी महाज पर हुआ। हम दिफाई तौर पर तो मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं कि हमसे कहीं अगर हम कमजोर होते हैं तो ये भारत हमें जो है ना कच्चा निकल जाता, इसका ख्वाब है हमें निकलना। लेकिन ये एटम मम्मी है जो भारत को जो है वो एक कदम आगे बढ़ने से जो है वो रोकता है। लेकिन हम माशी तौर पे जो है वो मजबूत अपने आप को जो है वो नहीं कर सके। तो ये एक हमारा जो है वो अलमिया है, हमें इस पे जो है वो गौर व फिक्र करना चाहिए। कल कदीर खान साहब का जनाजा था, मुनासिब ये होता है कि उसको जो है हमने एक सरकारी एजाज में दफनाया, लेकिन मुनासिब अमल ये होता कि वज़ीर आज़म साहब भी, सदर पाकिस्तान भी और चारों सूबों के वज़रा आला भी उसमें जो है वो शिरकत करते और हम ये साबित करते हैं कि वाकई ये हम इसको अगर मौसिन पाकिस्तान समझते हैं तो ये वाकई ये मौसिन पाकिस्तान है भी और इसका हक था। लेकिन कल जनाजे में जो है वज़ीर आज़म साहब ने और दीगर लोगों ने, दीगर पाकिस्तान की अहम शख्सियात ने शिरकत ना करके कोई अच्छा अमल नहीं किया। बहरहाल कदीर खान को अगर हमें खराज तहसीन पेश करना है तो हमने जो है पाकिस्तान को माशी तौर पे मुस्तहकम बनाना होगा। कदीर खान की रोज़ अव्वल ता आखिर यही ख्वाहिश रही कि आप इसको माशी तौर पे मुस्तहकम बनाएं। ठीक जी इलियास साहब। जी, डॉक्टर कदीर से बल्कि पूरा मुल्क, हर एक बच्चा, हर बंदा उनसे इतना प्यार करता है। और वो डॉक्टर कदीर ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह किया कि उन्होंने मुल्क व कौम के लिए जो कुर्बानियाँ, जो मोहब्बत का इजहार किया और जो उन्होंने एक तोहफ़ा दिया, पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया, इससे ख़ित्ते में एक तवाज़न की जो फ़िज़ा बरकरार हुई। वरना भारत जिस तरह आंखें दिखाता था, इस तरह जो ख़ित्ते में जो आइटम बम बना उसके बाद भारत की मुंह तोड़ जवाब था कि भारत को यानी उसके दांत खट्टे कर दिए जाते थे जब वो देखता था पाकिस्तान की तरफ। और डॉक्टर कदीर के लिए जो खिदमात हैं वो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर कदीर साहब से मिलते रहे हम लोग, जब भी आते थे लाहौर, कभी मुलाकात होती थी तो बड़े यानी कि बड़े धीमे मिजाज से बड़ा प्यार करते थे। तो उनके लिए जो होना चाहिए थी, जो उनके लिए जो उनकी खिदमात हैं उनका इतराफ़ करते हुए हम लोगों को बढ़ चढ़ के उनका करना चाहिए था, ताकि सिला उनको देना चाहिए। अभी भी उनके लिए जो करना चाहिए कि उन्होंने दफाई तौर पर पाकिस्तान को बड़ा मजबूत बना दिया, तो हमें माशी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत और बच्चों में ख़ास तौर पर तालीम के मैदान में बच्चों के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। वो भी कहते थे कि बच्चों को भी तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप देना चाहिए ताकि पाकिस्तान के बच्चे आगे बढ़ें और दुनिया में नाम कमाएं। तो उनकी ये जो बातें हैं उनको वो पूरा करने के लिए, उनको ये करने के लिए हमें काम करना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को चाहिए सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट इस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर की जो खिदमात हैं उनको किस तरह याद रखा जाए। उनको रहती दुनिया तक पाकिस्तान की कौम तो याद रखेगी, और लोग बच्चा बच्चा उनको याद रखता है कि डॉक्टर कदीर मोहसिन पाकिस्तान हैं। उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी है वो इसका इतराफ़ दुनिया भर में, यानी कि दुनिया भर के लोग तो करते हैं। पाकिस्तान के जो भी सियासतदान हैं वो कोई ऐसे मुतनाज़ा नहीं थे, हर बंदा उनसे प्यार करता था। कोई भी सियासी जमात आ जाए तो उनसे बड़ी यानी उनस था, उनके साथ बातचीत करते थे। जब वो तकरीर वगैरह कोई प्रोग्राम होता था तो सुनने के लिए लोग बैठ के उनको घंटों बैठ जाते थे। हालांकि वो डॉक्टर साहब बड़े प्यार से हाथ भी मिला लेते थे। और ये हम लोगों के पास से डॉक्टर साहब के लिए जो भी होना चाहिए गवर्नमेंट को करना चाहिए, ताकि डॉक्टर साहब को रहती दुनिया तक याद रखा जाए कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कीमती काम जो किया है। बिल्कुल, वो हमारे लिए मोहसिन है, हम उनको याद रखते हैं। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं, हमारे मोहसिन हैं, हमें कहना चाहिए। बेपनाह उनकी खिदमात हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। बेहतरीन एतराफ़ क्या हो सकता है वो राय जान चुके हैं आप एक्सपर्ट से। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, अमरीका तालिबान मुज़ाकरात से मुस्बत नताइज की कितनी तवक्को रखी जा सकती है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के खदशात दुरुस्त साबित होने लगे और आलमी ताकतों के अदम ताउन से अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ने लगी है। इस वक्त तालिबान गवर्नमेंट को दहशतगर्दी और मईशत के महाज पर बड़े चैलेंजेस हैं जो दरपेश हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुआशी बदहाली से भी इंसानी बहरान पैदा होने का खदशा है। ताहम मुस्बत पेशरफ ये सामने आई है कि मुंजमद असासों की बहाली के लिए दोहा में तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और बेहतरी का इम्कान भी नज़र आ रहा है। 2-3 दिन पहले अमरीका की नायब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था और अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर आला हुकाम से तबादला ख्याल किया। गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी को यह मशवरा दिया है कि अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़ा जाए। अगर ऐसा हुआ तो तमाम कुर्बानियाँ ज़ाया हो जाएंगी और इसके मनफी असरात दूर तक जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी जोर दिया कि दुनिया को अफगानिस्तान से हर सूरत बात करनी चाहिए और इसमें अमरीका को कायदाना किरदार अदा करना होगा। इसी से मुतालिक हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, आपके हाल में अब ये जो अमरीका तालिबान मुज़ाकरात हैं इनसे मस्बत नताइज की तवक्को रखनी चाहिए, बेहतरी के इम्कानात हैं? देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि तालिबान और अमेरिका का जो इंटरनल मुआहदा है वो दोनों जानते हैं और अमेरिका बड़ा खुल के कह रहा है कि आप उस मुआहदे की पाबंदी नहीं कर रहे, वसीउल बुनियाद हुकूमत नहीं बन रही, जिस पे पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, बाकी ममालिक भी कर रहे हैं और तालिबान इस मामले पे अभी तक खामोश हैं। स्टार्ट में उन्होंने बयानात दिए थे। अब वहाँ की डायनेमिक्स को थोड़ा सा इस तरह समझें कि पहले एक अफ़गान हुकूमत थी और उसके ख़िलाफ़ तालिबान जंग लड़ रहे थे और उस हुकूमत के साथ अमेरिका और अलाइज थे। अब तालिबान हुकूमत कर रहे हैं और ना अमेरिका है ना अलाइज ममालिक हैं, लेकिन वहाँ पे दाइश पैदा कर दी गई है। दाइश के लोग अब तासुर दे रहे हैं कि जी ये तालिबान वो हैं जो अमेरिका के साथ मुक मुका करके आए हैं और वहाँ जो फैनेटिक लोग हैं वो इस बात को सुन रहे हैं। अब उसको सपोर्ट किया जा रहा है और वही अमेरिका जिसको यहाँ से शिकस्त खुर्दगी के इल्ज़ामात जा रहे हैं, पूरी दुनिया में लानतान हो रही है। नेटो के ममालिक ने कहा कि आपने हमें मरवा दिया, हमें नहीं बताया और भाग गए। अच्छा, अब वो आपके ख्याल में गिफ्ट पेश करेगा अमेरिका इस सारी सूरत हाल के बाद? वो गिफ्ट ये करेगा कि जो ब्लेम गेम पाकिस्तान पे है, जो पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना है और वो दाइश की सपोर्ट कर रहा है और खामोशी से काम शुरू है। एक तरफ तालिबान को दबाया जा रहा है। ताजिकिस्तान जो बिल्कुल पड़ोसी है वो इंडिया के ज़रिए असर टिका के और वो तालिबान को की गवर्नमेंट को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान सब तैयार हैं किसी न किसी हद तक। ईरान कुछ नाराज़ भी हुआ है कुछ वाक़यात पे, लेकिन और उसने पाकिस्तान पे भी इल्ज़ाम लगाए, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट ने जवाब नहीं दिया कि सबको ले कर चलना चाहते हैं। कि जो इमरान खान साहब की हमें गुफ्तगू अभी सुनी है, जो नाजरीन ने देखी है, ये देखें कि ये वो है जो हमें समझ आ रहा है कि हम किस अलमिया का शिकार होने जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका, इंडिया तो इसमें मज़े लेंगे ना कि जी फंसो, क्योंकि खुराक भी तुम्हें पड़ोसियों को देनी है सबसे पहले और हर चीज़ यहाँ महंगी होनी है, महाजरीन का बोझ पहले से यहाँ पे मौजूद है। तो ये वो जंग है जिसको हमारे यहाँ इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा, बल्कि वो हर चीज़ में तालिबान भाई आ गए, अब वो स्टेट हैं, वो अगर कुछ कहते हैं तो वहाँ पे कुछ कमी आई डॉलर की कीमत में। यहाँ तो जब बयान देते हैं महंगाई बढ़ जाती है कमी होने की बजाय। तो बड़ा रैशनल हो के हमें सोचना होगा कि अपने पाकिस्तान के लिए तालिबान के साथ लेते हुए उनकी भी बचत कुछ बन जाए, अगर वो समझते हैं या नहीं समझते। लेकिन आपकी और हमारी पहली तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तान के आम लोग होने चाहिए, जिनको आप गंदम बर वक्त नहीं लेके आ रहे, जिनके लिए आप चीनी बर वक्त दरामद नहीं कर रहे। यानी इस मुल्क में पैदा होना और उसको संभालना तो दूर की बात है, आप बर वक्त फैसले नहीं करते, जिसकी वजह से जहांगीर खान तरीन भी आप पे तनकीद करने पे आ गए, सारे के सारे लोग, बाकियों को तो छोड़ दें। अब इशू ये है कि यहाँ पे हिज़्ब इख्तिलाफ से भी लड़ाई लड़नी है, फुल टिका के लड़नी है, कुछ और मामलात में भी बहस शुरू हो चुकी हुई है। तो होना ये चाहिए कि प्रॉपर रिकन्सिलिएशन इस पाकिस्तान में कर लें, पार्लियामेंट के इदारे को मजबूत कर लें और फैसले वो कर लें जिससे इस मुल्क की बका का फ़ायदा हो। हम लोगों की बका के चक्कर में दूसरे मुल्कों के अपने लोगों को मत पीसे। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें, दुआ बात यह है कि मैं आई बी वेरी स्पेसिफिक टू अफगानिस्तान इशू के ऊपर कि बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं। अफगान तालिबान ने बड़ी ही उनसे डिटेल में बात की है कि उनकी क्या मदद की ज़रूरत है। उन्होंने उनसे कहा उनके पैसे भी जो फ्रीज हुए हैं वो भी उनको रिलीज करें, प्लस ह्यूमैनिटेरियन वहाँ पर बहुत सख्त क्राइसिस होने वाला है जिसका ओवरऑल इस खित्ते में बहुत फर्क पड़ेगा। नंबर 3, उन्होंने ये भी कहा कि हम
अपनी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, रिप्रेजेंटेशन में देंगे, औरतों को भी देंगे। देखिए अमेरिकन एक बात को समझ नहीं रहे हैं कि वो 40 साल से लड़ते रहे हैं। वो जो जंग जो फील्ड में लोग हैं वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि जिनके खिलाफ हम लड़े हैं, जिन्होंने हमें मारा, हम उनको हुकूमत में शामिल करें। इसलिए अमेरिका का ये काम है कि 6 से 8 महीने उनको दें, उनको कहें जी ये हम आपको इकोनॉमिक एड भी दे रहे हैं, हम डाउन भी कर रहे हैं, आपको सब कुछ कर रहे हैं, आप हुकूमत स्टेबलाइज होगी, वहाँ पर कंट्रोल हासिल होगा, मुआशी हालात ठीक होंगे, तो उसके बाद तालिबान जो है इन चीज़ों पे लगेंगे, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करेंगे, ख़वातीन के हकूक़ की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, और अल कायदा और उसके खिलाफ, दाइश के खिलाफ वो कार्रवाई भी कर सकेंगे, और तहरीक तालिबान के खिलाफ। अभी वो स्टेबल नहीं है, वो क्या करें ये पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है। पाकिस्तान ने वेंडी शर्मन को भी यही बात बताई है कि जी आप सबसे पहले उनको कुछ दे, उनको सपोर्ट करें। वो अगर ज़्यादा क्योस और कंफ्यूजन हो गया तो ये बड़ा खतरनाक ह्यूमन वहाँ पर बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ हो जाएगा और पाकिस्तान में रिफ्यूजीज आ जाएंगे। हमारी तरफ बात तो ये पाकिस्तान ने उनको बताया, यही इसका हल है, स्टेबलाइज करें, देन दे विल गो ऑल आउट। और तालिबान आर द राइट वन टू सॉर्ट आउट दाइश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड अल कायदा। जी है सर। बेसिकली जो प्लान था अमेरिका का, जो जिस तरह का अफगानिस्तान वो छोड़ के जाना चाह रहा था, वो तो चौपट हो गया शुरू में ही। वो इंडिया को भी सूट करता था। अब तालिबान ने जब सरप्राइज़ दिया, बगैर लड़े वो जब काबिज हो गए काबुल पे भी और पूरे अफगानिस्तान पे, तो वो ज़ाहिर है एक सेटबैक था बहुत बड़ा अमेरिका के लिए और उसके साथ साथ इंडिया के लिए भी। इंडिया की भी बहुत इन्वेस्टमेंट थी। उसके बाद फिर बिल्कुल ठीक है कि जब वो नहीं हो सका, और फिर दाइश तो है ही, क्योंकि दाइश को तो बनाया ही इसलिए जाता है ना कि जहाँ पे अमेरिका खुद नहीं जा सकता। अब अमेरिका इमदाद ज़रूर देगा, ये नहीं कि अमेरिका इमदाद नहीं देगा, उसने दुनिया को दिखाना है कि देखें हमें कितनी फ़िक्र होती है शहरियों की। लेकिन उसका फ़र्क बहुत बड़ा पड़ेगा। पहले तो वो दे रहा था, बस जो मांगा जा रहा था वो देता जा रहा था, और वो जो कुछ उसने दिया था वो अशरफ गनी साहब और उनके साथी वो समेट के वहाँ से निकल गए। अब वो थोड़ा थोड़ा देगा कि अच्छा यार वो 10 रुपये चाहिए, चलो ये 1 रुपया रख लो, कोई नहीं, बाकी तुम्हें 2 रुपये और 2 दिन बाद दे देंगे। इस तरह से करके ताकि वो हैंड टू माउथ भी रहें, अमेरिका की तरफ देखते भी रहें और खुद मजबूत ना हो। हाँ, तालिबान ने जो गलती की वो बिल्कुल, वो ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रहे हैं कि वो जो वहाँ पे कंसेंसस नहीं हो सका, जिनके खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन जब माफ़ी का ऐलान कर दिया था, फिर इनको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट अनाउंस कर देते, ताकि जो बहुत बड़ा बहाना अमेरिका और वेस्ट को मिल गया कि जी देखें ये उस पर पूरा नहीं उतरे, वो ना मिलता। ये एक इखलाकी प्रेशर और तरह का होता तालिबान का, और हम भी ज़ाहिर है कुछ इस तरह से ना कर रहे होते। हमें समझ आ रही है कि ये जितना अनरेस्ट बढ़ेगा अफगानिस्तान में, सबसे ज़्यादा भुगतना हमें पड़ेगा। तो अल्लाह ताला खैर करे, और तालिबान को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जो वाक़यात होते हैं उस हवाले से वो को अच्छी राय नहीं बनती तालिबान के हवाले से, क्योंकि कितनी देर प्राइम मिनिस्टर साहब या और हमारे रियासत के लोग उनको सपोर्ट करते रहेंगे, वो भी ज़ाहिर है एक हद तक ही कर सकेंगे, उससे आगे नहीं जा सकेंगे। तो मेरे ख्याल उनको अपने रवैये पे भी गौर करना चाहिए। ठीक जी, फैसल साहब। अच्छा देखिए, दो हकीकतें हैं। एक हकीकत तो वो है जो एयाज साहब ने बताई कि वो जो कुछ अमेरिका चाहता था उसके बरखिलाफ सब कुछ हो गया। जिस तरह तालिबान ने जो है आनन फानन जो है पूरा अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया, ये किसी के जहन व गुमान में भी नहीं था कि तालिबान आएंगे और इस तरह कंट्रोल संभाल लेंगे। कि इंसानी तारीख में भी शायद पहला वाकया हुआ कि पहले फौजें गई और उसने बाद में अपने मुल्क के शहरियों को निकाला। ये तो चले एक हकीकत है। दूसरी हकीकत एक और भी है, तालिबान को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि लड़ना और हुकूमत करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लड़ना और हुकूमत करने में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, हमें बहैसियत पाकिस्तानी जो है ना, हमें हर चीज़ को जो है ना सबसे पहले पाकिस्तान को जो है ना मुकद्दम रखना होगा। उसके बाद जो है हमें किसी की मोहब्बत में और किसी की नफरत में जो है वो उसका शिकार होने की ज़रूरत है। इस वक्त अमेरिका चाहता क्या है? देखिए, अब जो वसीउल बुनियाद हुकूमत की बात है या इंसानी हकूक़ की बात है, वो अमेरिका ये इन दो मुतालबात की आड़ में बेसिकली जो है वो तालिबान को अपने घुटनों में बिठाकर अपने ग्रेटर प्लान पे जो है वो अमल करना चाहता है।
वो जो उसके अरबों डॉलर के अफगानिस्तान के असासे हैं, क्योंकि अमेरिका को इस बात का पूरा अंदाजा है कि अगर ये असासे अमेरिका ने मुंजमद असासों को जो बहाल नहीं किया तो अफगानिस्तान में जो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है। लेकिन वहाँ कोई कारोबार नहीं है, वहाँ रोजगार के मौके नहीं है, जंगी हालत अभी तक वहाँ पर वैसे ही है। इसके अलावा और बहुत सारे वहाँ पे जो है वो मसाइल है, उनके पास अपने सरकारी मुलाजमीन को पैसे तनख्वाह देने के लिए भी जो है पैसे नहीं है। ये पूरी कैलकुलेशन अमेरिका के पास है, तो इसको वो अपना ये मुंजमद असासे है, इसको वो हथियार बनाना चाहता है। अच्छा, वो किसके खिलाफ हथियार बनाना चाहता है? क्योंकि जो अमेरिका के अंदाजों के बरखिलाफ हुआ तो उसकी ये जो उसको खौफ है कि ये चीन, रशिया, पाकिस्तान, ईरान ये जो एक बड़ी कुव्वत बन जाएंगे और आने वाले वक्त के लिए अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं, उसको रोकना चाहता है। वो तालिबान को जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। एक और अहम बात है कि जितने भी TTP के जो लोग थे, नेक मोहम्मद से लेके फजलुल्लाह तक, ये सारे के सारे जो हैं वो अमेरिकन ड्रोन हमलों में जो है वो मारे गए। इनमें कोई भी जो है शायद पाकिस्तानी हमलों में हलाक ना हुआ हो। जितने भी तालिबान के TTP के बड़े लीडर थे, आज वही तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ खड़े। अमेरिका को तो वो बुरा नहीं लग रहा, वो तो उसके किसी भी मुतालबे में ये बात शामिल तो नहीं है। क्यों नहीं है भाई शामिल? आज वही तालिबान जो है वो पाकिस्तानी TTP जो है, आज तो अमेरिका उन पे खिलाफ किसी किस्म के जो है वो अटैक नहीं कर रहा। तो देखिए वक्त के साथ जो है अमेरिका की सोच जो तब्दील हो रही है अपने मफादात के लिए, तो हमें भी अपने मफादात को जो है वो अवलियत देनी होगी। हमें भी देखना होगा कि पाकिस्तान का मफाद जो है वो किस चीज़ में ज़्यादा है। जी इलियास साहब, नहीं, इस वक्त जो है अमेरिका इस वक्त अपने जो उसका प्लान था कि जी वो तालिबान के साथ बिल्कुल एंड तक रहेगा और बिल्कुल उनके प्लान के मुताबिक चलेंगे, लेकिन उसको अमेरिका को जो छोड़ के गया तो उसको उस तरह वो रिज़ल्ट नहीं मिले जिस तरह के वो चाह रहा था कि तालिबान आहिस्ता आहिस्ता जंग हो इधर और इधर उनका सरपरस्ती रहे और वो सपोर्ट करते रहें। लेकिन हालात बिल्कुल एकदम बदले और इसकी वजह से अमेरिका को मुँह की खानी पड़ी है। और वो अमेरिका इस वक्त तो चले गया, लेकिन वो इस वक्त वो चाहता है कि उसका अभी भी उसका होल्ड रहे ताकि वो इसको दे। अब जाहिर है फाइनेंस तो करेगा उनके अकाउंट्स वगैरह जो फ्रीज़ किए हैं या उनके फंड्स वगैरह हैं वो, ताकि देखे वो उसको चलाता रहे सिस्टम को, ताकि वो इसका एक लाइजन उसके साथ रहे। और ये वो चाहता है कि अमेरिका चाहता है कि तमाम जो भी हैं उधर तहरीक तालिबान के साथ जो दूसरी जमातें हैं या तहरीकें हैं, उनको साथ सबको मिला के वसी बुनियाद एक हुकूमत कायम की जाए। लेकिन वो अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि जब किसी भी मुल्क को चलाने के लिए इकॉनमी का स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा मजबूत होना ज़रूरी है। अब वहाँ उधर है ही नहीं इकॉनमी उधर की बिल्कुल। अब एकदम जब अमेरिका ने पैसे देने बंद किए, ख़त्म हो गए। अब उन्होंने हुकूमत तो कायम कर ली, अब वो इस तरह तो नहीं चलेगा। अब इसको चलाने के लिए बाकायदा एक तरीक़ाकार के तहत अमेरिका से बिल्कुल मुज़ाकरात वगैरह हो रही ताकि इसको मज़ीद इसको चलें। दोस्त हमसाया ममालिक तो इसके बिल्कुल साथ देंगे, एक लिमिट तक देंगे, लेकिन वो भी चाहेंगे कि इसको एक ऐसा उधर सिस्टम बने, जो माशरा बने, ताकि एक ऐसी सियासी जमात बने ताकि वो बेहतर अंदाज में अपना काम कर सके और दुनिया भर उसको तस्लीम करे। तो लिहाजा अमेरिका को इस वक्त जो एकदम छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। इस वक्त अपना उसको ऐसी बनाना चाहता अपना सिस्टम ताकि उधर लोगों को बाकायदा सिस्टम चलता, रोज़गार चलता, पहिया चलता इकॉनमी का, ताकि मुल्क चलता तो तब जाके छोड़ के आता। लेकिन वो पहले ही छोड़ के भाग गए थे, तो अब जाती दफ़ा तो वो उधर आपने देखा कि एयरपोर्ट भी खाली करके अपने जहाज़ भी, असला भी, सब कुछ लेके चले गए। ठीक है लिहाज साहब, आप इंटरव्यू आ गया, ब्रेक लेनी है जी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। तीसरा सवाल हमारा होगा बलूचिस्तान से मुतल्लिक। हम सवाल ये रखेंगे, तहरीक अदम एतमाद से तब्दीली का कितना इम्कान है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बलूचिस्तान में सियासी बहरान बरकरार है। वज़ीर आला जाम कमाल की नाराज़ हुकूमती अरकान को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं और आज नाराज़ अरकान ने जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है और मुतालबा किया है कि वो वज़ारत आला के ओहदे पर रहने का इखलाकी जवाज़ खो चुके हैं और फौरी इस्तीफ़ा दें। ताहम वज़ीर आला जाम कमाल इस्तीफ़ा ना देने पर डटे हैं और दावा कर रहे हैं कि हुकूमती अरकान की अक्सरियत उनके साथ है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ, आपके ख्याल में अब ये जो नाराज़ अरकान की तहरीक अदम एतमाद है, इससे तब्दीली का इम्कान है, या जिस तरह से जाम कमाल डटे हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो समझते हैं उनके पास गिनती पूरी है? देखें, अगर जाम कमाल इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, मीन्स ही अंडरस्टैंड कि ही हैज़ टू, जो रिक्वायर्ड नंबर्स उनके पास हैं,
और फिर सेकंड ये कि ही इज अ फाइटर, ही इज नॉट डन अ रॉन्ग थिंग। अगर वो करप्शन नहीं करने दे रहा, उनको अननेसेसरी फंड्स उनका पर्सनल अकाउंट पे नहीं भेज रहा, बल्कि वो डीसी के थ्रू काम करवाना चाह रहा है, ओवरऑल जो बलूचिस्तान में जितनी उन्होंने प्रोग्रेस किया, आई थिंक इट इज विजिबल और बहुत ही अच्छा काम किया है। और रेस्ट एश्योर के अगर वो नहीं दे रहा, इसका मतलब कि उनके पास नंबर होंगे, यू विल सी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिन वो दोबारा कॉन्फिडेंस ले लेंगे। और अगर वो नहीं लेते, मुझे शक है कि फिर हो सकता है कि वो जिस कंडीशन में है, शायद वो गवर्नर को मशवरा दें कि असेंबली को तहलील कर दी जाए, तो इट विल नॉट बी गुड थिंग फॉर देम। और इसी वजह से कुछ हो सकता है नाराज भी उनको वोट दें कि बिकॉज दे डोंट वांट कि 3 के बाद दोबारा इलेक्शन हो, फिर खर्च करें, फिर दोबारा असेंबली के इलेक्शन शुरू हो जाएं। तो ओवरऑल आई फील के शायद 70% आई फील कि ही विल रिट्रीव और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। ओके जी, आमिर साहब। जब अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो फिर असम्बली तोड़ने का मशवरा नहीं दिया जा सकता। उसके फैसले के बाद वो जीत जाएं तो उन्हें तोड़ने की क्या ज़रूरत होगी। इस वक्त मखमसा ये है कि बाप पार्टी के अपने अरकान की अक्सरियत जाम कमाल के साथ नहीं खड़ी, और जो 2-3 जिसमें जान जमाली आखिरी आदमी थे जिन्होंने साइन किए कि ये लोग रिज़ाइन की तरफ जा रहे थे, सारे के सारे MPs और बाकी के फड्डा हर सूरत में लेना है, और जो सिस्टम चलाता है वो भी खामोश नज़र आ रहा था। तो अब ये हो रहा है कि इन लोगों की शदीद ख्वाहिश है BAP यानी बाप पार्टी की कि जाम कमाल रिज़ाइन कर दें तो हम अपनी तमाम इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बरकरार रखेंगे, चीफ मिनिस्टर ने आ जाएगा और हमें PDM की निगरानी में हुकूमत नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि JUI की हुकूमत PDM की हुकूमत बन जाएगी। हिज़्ब इख्तिलाफ बिल्कुल तैयार बैठी है कि ये फारिग हों तो ज़ाहिर है कि फिर इनसे ही अदम एतमाद कामयाब हो जाए, और फिर हम जब नया चीफ मिनिस्टर बनना होगा तो बार्गेनिंग पोजीशन हमारी होगी। इस वक्त इन लोगों की शदीद ख्वाहिश है कि जाम कमाल होश के नाखुन लें और रिज़ाइन कर दें। वो नहीं रिज़ाइन करेंगे, अदम एतमाद मुझे तो कामयाब होती नज़र आ रही है, इसमें कोई शक नहीं नज़र आ रहा। ठीक, फैसल साहब। ये बात सही है आमिर साहब की, जो ज़ाहिरी सूरत हाल है उसमें तो अदम एतमाद की तहरीक आ गई तो वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि बलूचिस्तान की सियासत के डायनेमिक्स पूरे मुल्क की सियासत से मुख्तलिफ हैं। जिस तरह वहाँ जो कायदे अमान की जो एतमाद का वोट की तहरीक कामयाब होती है, उसी तरह जो है वो एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हो जाएगी। उसी डायनेमिक्स पे जो है अमल करना पड़ता है। तो जाम सादिक देखें अक्सरियत रखते हैं नहीं रखते, लेकिन ये तयशुदा बात है कि वहाँ पे जो तनाव कशीदगी है उसको वो ख़त्म नहीं करा सके। तो उनके अपने लिए बेहतर ये है कि उनकी पार्टी के लोग उन पर एतबार करने को और एतमाद करने को तैयार नहीं है, तो उनको खुद चाहिए कि वो रिज़ाइन कर दें। जी अयाज साहब। देखिए, ऑपोजिशन की हद तक तो समझ आ रही थी कि चलें आप खड़े हैं, आप इस्तीफा नहीं दे रहे। जब आपके अपने लोग आपके खिलाफ हो गए और तहरीक अदम एतमाद भी, और वो भी कॉपी पेस्ट किया उन्होंने, बिल्कुल वही जो ऑपोजिशन ने कराई थी, तो उसके बाद बज़ाहिर तो जवाज़ नहीं रहता, लेकिन डायनामिक्स इतनी भी मुख्तलिफ नहीं है। आपने देखा नहीं वो सादिक संजानी के खिलाफ भी एक आई थी तहरीक अदम एतमाद, और उसका नतीजा क्या निकला था। शायद कोई इसी तरह के मोर्चे का इंतजार कर रहे हैं जाम कमाल, मुझे तो लगता है कि मुआवजा हो। वो खुफिया वोटिंग थी अयाज साहब, ये पब्लिक को नहीं है। मोर्चे तो आपको पता है ओपन भी हो जाते होते हैं राना साहब, वो अलग बात है, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि चूंकि खुफिया वोटिंग नहीं है ये। सही है जी इलियास साहब। जाम कमाल इस वक्त बड़े दिखाई दे रहे हैं, वो बल्कि इस बारे में करेंगे जी उनके जो सारे वोटर्स हैं, जो भी उनके कह रहे थे कि 8 वोटर उनके साथ, लेकिन दूसरे भी वोटर्स उनके साथ हैं और वो उन्हीं को वोट देंगे। इस बारे में वो कॉन्फिडेंट हैं और बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो दूसरी है, क्योंकि उनके अपने जो साथी हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं, उनको उससे मुतालबा करेंगे वो इस्तीफ़ा दें। तो अब ये सूरत हाल यही है कि एतमाद का वोट लेना है, तो उसमें देखें कि कामयाब होती तहरीक नज़र आ रही है। इस दफ़ा कोई अपसेट ही हो इधर कि इनके अपने इत्तेहादीन को वोट ना दें, तो जो भी ये सूरत हाल है ये वाज़ह हो जाएगी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, कुछ भी हो सकता है, वो जीत भी सकते हैं और वो इसी तरह से फिर वज़ीर आला रह भी सकते हैं। ये भी हो सकता है कि फिर उनकी जगह कोई और आ जाए। बहरहाल एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट्स से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।